नमस्कार दोस्तों, ज्ञानदीप प्राइवेट ITI अहिरबाज भड़कोल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं भूपेंद्र चौधरी आपका स्वागत करता हूं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ट्रांसफॉर्मर। और ट्रांसफॉर्मर का जो आपने पहली क्लास में पढ़ा कि ट्रांसफॉर्मर का परिचय क्या है, उसके कौन से सिद्धांत है कि ट्रांसफॉर्मर कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है, ट्रांसफॉर्मर के जो मुख्य भाग हैं वो कौन से हैं। तो उसके अंतर्गत आपने पढ़ा कि जो मुख्य भाग होते उसमें आपने टैंक पढ़ लिया, वाइंडिंग पढ़ ली, उसके बाद उसमें बटलन रॉड पढ़ ली। तो इस तरीके से जो बटलन रॉड थी वो आपने पढ़ी थी। उसके बाद साइज का जो निर्धारण करते हैं वो कितना कितना लेते हैं। तो उसमें आपने पढ़ लिया कि 25 हर्ट्ज और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर जो बटलन रॉड का जो थिकनेस लेते हैं, मोटाई लेते हैं, अलग अलग लेते हैं। तो इस आधार पे आपने ये सारी चीजें पढ़ी। तो उसके बाद आपने वाइंडिंग्स के अंतर्गत भी पढ़ा कि वाइंडिंग्स जो स्थापित करते हैं वो सिंगल फेज में एक प्राइमरी की, दूसरी सेकेंडरी की, 3 फेज में 3 प्राइमरी 3 सेकेंडरी, इस तरीके से। उसके बाद आपने जो इसका सिद्धांत पढ़ा, प्रिंसिपल पढ़ा, वो पढ़ा कि ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, जिसको म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं, परस्पर प्रेरण भी बोल सकते हैं। तो यानी कि बिना किसी एक दूसरी जो वाइंडिंग है वो संपर्क में ना आके, यानी कि जो फ्लक्स है वो किसी माध्यम यानी कि बटलन रॉड के माध्यम से सेकेंडरी में जब प्रविष्ट होगा यानी कि प्रवेश करेगा तो उसमें उसका छेदन होगा, EMF पैदा होगा। तो इस तरीके से आपने इस बारे में पढ़ा था। तो वाइंडिंग में मैंने कल भी बताया था कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो वाइंडिंग्स हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, तो उनके बीच में प्रतिरोध का मान कैसा होता है। तो इसमें आपको सीधा बताना है कि जो दोनों वाइंडिंग्स होते हैं उसके प्रतिरोध के बीच जो वैल्यू है, मान है, वो अनंत होता है। क्योंकि जो दोनों वाइंडिंग्स हैं वो 3 फेज की अगर बात करें तो उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई संपर्क नहीं होता है। दोनों वाइंडिंग एक दूसरे के बीच में ओपन सर्किट जैसा व्यवहार करती है, इसीलिए उसको अनंत की ओर ले जाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से तो आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ा था। तो बात करते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर आपको ज्ञात करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उनका फॉर्मूला क्या है या उसका व्यंजक क्या है। तो इस आधार पे आप लिख सकते हैं कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसको लिखने के लिए आप M बराबर K रूट L1 L2, तो इस तरीके से उसको आप व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि अगर आप अन्योन्य प्रेरण की राशि किसी ट्रांसफॉर्मर की निकालना चाहें तो इस आधार से आप निकाल सकते हैं। यानी कि M का मतलब है म्यूचुअल इंडक्टेंस, K का मतलब है स्थिरांक, K का मतलब है स्थिरांक, L का मतलब है इंडक्टेंस यानी कि पहला और दूसरे जो द्वितीयक वाइंडिंग होती है उनका जो इंडक्टेंस जो प्रस्तुत होता है वो। तो यानी कि जो K जो प्रयोग करते हैं स्थिरांक, वो स्थिरांक स्थिर किस में होता है, यानी कि किस में समाहित होता है। तो जो K की वैल्यू होती है वो होती है बटलन रॉड की। तो यानी कि जो बटलन रॉड है उसका जो स्थिरांक वो कैसा होना चाहिए, नियत होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, यानी कि कम या अधिक का, बढ़ोतरी का नहीं होना चाहिए। तो अगर मैंने कल भी बताया था कि जो बटलन रॉड बनाते हैं वो नरम इस्पात में सिलिकॉन की मात्रा मिलाकर बनाई जाती है। यानी कि जो सिलिकॉन की जो मात्रा है 3 से 5% की वो इसमें मिलाते हैं, अधिकांश 3% की मिलाते हैं, मैंने कल भी आपको बताया था। तो उस आधार पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो सिलिकॉन का जो नियतांक है, स्थिरांक है, उसका मान कितना होता है, तो उसका मान आप लगा सकते हैं कि 0.008। तो यानी कि जो सिलिकॉन का जो स्थिरांक का जो मान होता है वो 0.001 होता है। ठीक है ना। तो इस आधार पे या कई किताबों में आपको मिलेगा 0.01। तो यानी कि इन दोनों की वैल्यू अगर आ जाए तो आपको
0.01 की माननी है, 0.001 की नहीं माननी है, ठीक है ना। तो इस आधार पे जो स्थिरांक k का लेते हैं वो हमेशा कौन सा लेते हैं, 0.01। तो यानी कि जितने भी प्रकार के ट्रांसफॉर्मर होते हैं उनमें जो पटलन-क्रोड काम में ली जाती है, अगर बात की जाए पटलन-क्रोड के कांस्टेंट की, स्थिरांक की, नियत मान की, तो उसका जो वैल्यू होता है वो अधिकांश होता है 0.01। इस तरीके से म्यूचुअल इंडक्टेंस आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोई ट्रांसफॉर्मर है, उसमें जो कॉइल का मान है, यानी कि एक ट्रांसफॉर्मर जिसकी कॉइल का मान 9 mH में 4 mH है, यानी कि मिली हेनरी में 4 मिली हेनरी है, ठीक है ना। और उसका जो चुंबकीय गुणांक है, उसका चुंबकीय गुणांक यानी कि K का मान 0.01 है, तो उस ट्रांसफॉर्मर का म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्ञात कीजिए, यानी कि M का मान ज्ञात कीजिए। तो यानी कि ट्रांसफॉर्मर जिसकी कॉइल का जो मान है वो 9 mH और 4 mH है, और उसका जो चुंबकीय गुणांक है यानी कि K का मान 0.01 है, तो ज्ञात क्या करना है, M की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्ञात करना है। तो यानी कि जो राशि दे रखी है उसको जो व्यंजक है फॉर्मूला उसमें उसी तरीके से रख देंगे, यानी कि अपन को ज्ञात करनी क्या करनी है, M की राशि ज्ञात करनी है, बराबर K क्या है, एक स्थिरांक है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, अब जिसका वैल्यू यहाँ कितना दे रखा है 0.01, ठीक है ना। उसके बाद रूट लगा दिया L1, यानी कि जो 9 की संख्या उसको L1 कर दिया, और उस बीच में कोई निशान नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है या कोई गुणा भाग जोड़ बाकी कोई ऐसा निशान नहीं है, तो अगर नहीं होगा तो उसमें क्या लगाएंगे, गुणा लगा देंगे, और L2 में कौन सी डालेंगे, दूसरी वाली संख्या, तो 9 गुणा क्या करके कर देंगे, 4 कर देंगे, ठीक है ना। अब आप M को जब कैलकुलेशन करेंगे तो यानी कि 0.01 इंटू में 9 चौको 36 का रूट, तो M बराबर 0.01 गुणा 36 का अगर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 6, ठीक है ना। तो यहां जाएगा 6, बराबर करेंगे 0.01 को गुणा किससे करेंगे, 6 से करेंगे, तो यानी कि 6 कम 6 और 2 जीरो यहां पे रख देंगे। अब अपन को देखना है कि कितनी संख्या से पहले पॉइंट है, तो यानी कि कितनी संख्या से पहले पॉइंट है, 2 संख्या से पहले, तो यहां 2 संख्या से पहले पॉइंट लगा देंगे और यह लगा देंगे MH। तो यानी कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो वैल्यू निकल के आई वो अपने पास क्या निकल के आई, 0.06 mH। तो इस प्रकार से किसी भी ट्रांसफॉर्मर का म्यूचुअल इंडक्टेंस आप निकाल सकते हैं, यानी कि उसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको जो राशियां मिलेंगी उनको आप अपने व्यंजक फॉर्मूले में डालना है और उसको कैलकुलेशन करना है, तो इस आधार पे आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा आपसे एक पूछ सकता है कि आपको अगर ये राशि दे दी जाए कि K लेस देन 1 तो होता है या K इस तरीके से, तो यानी कि अगर स्थिरांक का मान यानी कि जो K का मान 1 से अधिक हो जाए तो वो ट्रांसफॉर्मर कौन से प्रकार का होगा, यानी कि समझ में आ रहा है कि यानी कि K का मान अधिक हो जाए 1 से तो वो ट्रांसफॉर्मर कौन से टाइप का होगा आउटपुट वोल्टेज के आधार पर। तो यहां पर आप मानेंगे कि अगर राशि 1 से अधिक हो गई स्थिरांक की तो वो हो जाएगा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। कौन सा ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। अगर स्थिरांक से अधिक राशि किसकी हो जाए, 1 की, यानी कि जो स्थिरांक है उसकी राशि कम हो जाए किससे, 1 से, यानी कि 1 की राशि अधिक हो जाए
तो वो ट्रांसफॉर्मर कौन सा कहलाएगा? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो यानी कि सीधा संबंध ये जान सकते हैं कि यानी कि अगर स्थिरांक की राशि अधिक हो जाए 1 से, यानी कि 1 से अधिक राशि किसकी हो गई? स्थिरांक की जो आप नियतांक काम में ले रहे हो उसकी हो गई, तो ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा स्टेप अप। यानी कि जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो कैसा मिलेगा? अधिक मिलेगा। और अगर स्थिरांक की राशि कैसी हो जाए? कम हो जाए, और यानी कि 1 से कैसी हो जाए? कम हो जाए, तो वो ट्रांसफॉर्मर कौन सा हो जाएगा? स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा। यानी कि उसकी मिलने वाली आउटपुट वोल्टेज कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको ये देखना है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, या अगर आउटपुट वोल्टेज की अगर बात करें आपको सीधा इस तरीके से अगर एक तरीके से आपको दे दें तो आपको पहचान होना चाहिए कि अगर इस तरह की राशि कम होगी अधिक होगी तो वो आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन होंगे, स्टेप अप होंगे। ठीक है ना? तो ये चीज आपने पढ़ी। तो अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे कि जो ट्रांसफॉर्मर है वो फेजों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। आपने जो पहली क्लास थी उसमें पढ़ा था कि जो ट्रांसफॉर्मर है वो वोल्टेज के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, आपने वो पढ़ लिया। कोर के आधार पर आपने पढ़ लिया कि कोर के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस का ज्ञात करना, कोर में जो निर्माण है उसमें कितनी उसकी थिकनेस वगैरह जो भी है होनी चाहिए वो सारी आपको बता दी। अब उसके बाद जब अपन पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे फेजों के आधार पर ट्रांसफॉर्मर। तो यानी कि फेज की संख्या के आधार पर ट्रांसफॉर्मर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। यानी कि एक तो सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर और दूसरा होता है 3 फेज ट्रांसफॉर्मर। अब ये सिंगल फेज और 3 फेज जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं इनमें खासा अंतर क्या होता है? ठीक है ना? तो यानी कि जो सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है वो ऐसे ट्रांसफॉर्मर हैं, ऐसे परिणाम मित्र हैं जिनका प्रयोग अधिकांशतः डोमेस्टिक यूज में किया जाता है, यानी कि घरेलू कार्यों में किया जाता है। अब घरेलू कार्यों में कैसे किया जाता है? यानी कि जो घरेलू कार्य है उनमें अधिकांशतः मैक्सिमम वोल्टेज कितना रहता है? 250 वोल्टेज। यानी कि जो सिंगल फेज के जो ट्रांसफॉर्मर हैं वो कम क्षमता के ट्रांसफॉर्मर काम में लेते हैं। घरेलू कनेक्शन यानी कि जो घरेलू जो एप्लायंसेस है अपने घरेलू उपकरण हैं उनमें इनका प्रयोग किया जाता है, और इनकी जो कार्यकारी वोल्टेज होती है वो होती है 250 वोल्ट। और इन 250 वोल्ट पर कार्य करने वाले ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग घर में जो आप वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रयोग कर रहे हैं, रेडियो रिसीवर का प्रयोग कर रहे हैं, टीवी का प्रयोग कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर का प्रयोग कर रहे हैं, या फिर इन्वर्टर का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है कि जो 3 फेज के जो ट्रांसफॉर्मर हैं वो कहां प्रयोग आते हैं और इनमें जो वाइंडिंग की जो स्थापना है वो कैसे स्थापित की जाती है। तो उसमें ये होता है कि जो 3 फेज जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं उसमें स्वतंत्र रूप से 3 प्राइमरी में और 3 सेकेंडरी में जो वाइंडिंग होती है वो स्थापित की जाती है। इसके बाद जब अपन आगे नेक्स्ट जो क्लासेस लेंगे उसमें पढ़ेंगे कि जो वाइंडिंग्स होती हैं उनके बीच में कनेक्शन कैसा कैसा होता है, यानी कि प्राइमरी में कौन से कनेक्शन होते हैं, सेकेंडरी में कौन से कनेक्शन होते हैं, तो वो बात की बात है वो बाद में पढ़ेंगे। तो यानी कि पहली अवस्था अपनी ये होती है कि सिंगल और 3 फेज में अंतर क्या होता है। तो यानी कि सिंगल फेज का डोमेस्टिक यूज में घरेलू कार्यों में इसका प्रयोग घरेलू उपकरणों में किया जाता है। दूसरा जो 3 फेज ट्रांसफॉर्मर है उनका प्रयोग कहां कहां किया जाता है। तो यानी कि इनमें जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है इसमें स्वतंत्र रूप से 3 वाइंडिंग प्राइमरी में और 3 वाइंडिंग सेकेंडरी में स्थापित होती है। यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग में 3 वाइंडिंग स्थापित होती हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में भी 3 वाइंडिंग स्थापित होती हैं। अब इनका जो प्रयोग है वो अलग अलग स्थानों में अलग अलग रूप में किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी भी जनरेटिंग स्टेशन पर यानी कि उत्पादन केंद्र पर जो आपने जनरेटर अल्टरनेटर के जो द्वारा जो विद्युत भार बल पैदा किया है यानी कि 11
11 केवी का आपने विद्युत भागफल उत्पन्न किया, तो इस 11 केवी को और अधिक वोल्टेज में बदलने के लिए, उसको ट्रांसमिट करने के लिए, उसको पारेषित करने के लिए, जिसको पारेषण बोलते हैं, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी झिझक के भेजना या बिना किसी व्यय के आगे बढ़ाना, तो वो कार्य कौन करता है? 3 फेज ट्रांसफॉर्मर करता है। यानी कि जो 11 केवी है उससे आप 33 केवी में बदल सकते हैं, 66 केवी में बदल सकते हैं, 110 केवी में बदल सकते हैं, 220 केवी में बदल सकते हैं, 440 केवी में बदल सकते हैं। तो यानी कि जो 11 केवी है उसको आसानी से बिना किसी अधिकतम व्यय के आप 33 में, 66 में, यानी कि इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप इसको बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और इस अधिकतम वोल्टेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। यानी कि उत्पादन केंद्र से जो सब स्टेशन होता है उस तक आप इसको आसानी से 3 फेज ट्रांसफॉर्मर की मदद से भेज सकते हैं। एक तो प्रयोग इसका यहाँ पे है, दूसरा प्रयोग कहां करते हैं? यानी कि जब आपने इसका प्रयोग इन स्थानों पर कर लिया, यानी कि उत्पादन केंद्र से जो उप केंद्र होते हैं, सब स्टेशन होते हैं, वहां तक जो विद्युत का जो वितरण है यानी कि जो विद्युत का जो पारेषण है, ट्रांसमिशन है, वो आपने कर दिया। अब उसके बाद सब स्टेशन से जो कंज्यूमर तक जो सप्लाई जाएगी उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण लाइन। तो यानी कि जैसे ही आपने सब स्टेशन पर इसका प्रयोग किया 11 केवी पर, तो 11 केवी को आपने ट्रांसमिट किया, यानी कि उसको वितरण किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, तो 11 केवी को कन्वर्ट किया आपने 440 वोल्ट में। तो यानी कि यहाँ पे आपने 11 केवी को 440 वोल्ट में परिवर्तित किया, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, उसको बांटा कंज्यूमर के अंदर। तो यानी कि जो आपने 11 केवी से 440 में बदला, तो वो यानी कि अधिकतम से वोल्टेज कैसा हो गया? कम हो गया। तो यानी कि इस अवस्था को क्या बोल दिया? स्टेप डाउन। कौन सा बोल दिया? स्टेप डाउन। और उससे पहले की जो अवस्था आपने देखी कि उत्पादन केंद्र में जो 11 केवी था उससे आपने 33 से लेकर 440 केवी तक बढ़ा दिया, यानी कि इनपुट वोल्टेज कैसा था? कम था, और आउटपुट वोल्टेज कैसा कर दिया? कम से अधिकतम कर दिया। तो यानी कि इस प्रकार से जो व्यवस्था होती है उसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर या उच्चाई ट्रांसफॉर्मर, और जिसमें अधिकतम से कम वोल्टेज आपको मिले या प्राप्त हो उसको बोलते हैं स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफॉर्मर या अपचाई ट्रांसफॉर्मर, जो आपको कल भी बताया था। ठीक है ना? तो इस प्रकार से सिंगल फेज और 3 फेज जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं उनका प्रयोग घरों में, उत्पादन केंद्रों में और सब स्टेशन पर किया जाता है। ठीक है ना? तो ये आपने पढ़ लिया। अब आपने फेजों के आधार पर जो ट्रांसफॉर्मर पढ़े, उसके बाद अपन देखेंगे कि जो ट्रांसफॉर्मर है उनका जब आप प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, तो आप किसी भी ट्रांसफॉर्मर का जब किसी भी लाइन पर प्रयोग करेंगे, चाहे वो स्टेप अप प्रकार का हो या डाउन प्रकार का हो, तो उनका प्रयोग करने के बाद जब उन पर लोड संयोजित करेंगे, लोड को जोड़ेंगे, तो उन पर लोड जुड़ने के कारण लॉसेज होंगे। यानी कि जैसे आपने लोड जोड़ा, लोड कनेक्ट करने के बाद जो लोड का जो पूरा भार है वो वाइंडिंग्स पर जाएगा, वाइंडिंग्स पर लोड जाने के कारण वो गर्म होगी, गर्म होने के कारण पटलन कोड गर्म होंगी, और गर्म जैसे जैसे अधिकतम उसमें लॉसेज होगा और अधिकतम जब उसका तापमान बढ़ेगा तो उसमें से जो ट्रांसफॉर्मर का जो वाइंडिंग्स का जो इनेमल है यानी कि अचालक पदार्थ है वो कमजोर होगा, ट्रांसफॉर्मर खराब होने की स्थिति में चला जाएगा। तो यानी कि इन सब कारणों से बचने के लिए जो व्यवस्थाएं की जाती हैं, जो उपाय किए जाते हैं उसको बोलते हैं कूलिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं? कूलिंग सिस्टम बोलते हैं। यानी कि उनको ठंडा करना या शीतलित करना या शीतलन प्रणाली भी बोल सकते हैं। तो आप ये पढ़ेंगे कि जो कूलिंग सिस्टम या शीतलित जो प्रणाली है, शीतलन की जो प्रणाली है वो कितनी प्रकार की होती है, कैसे कैसे उनको किया जाता है और कितनी प्रकार से उनका प्रयोग करते हैं।
ठीक है ना। तो इस आधार पर आप पढ़ेंगे कि जो सबसे पहले जो कूलिंग सिस्टम है वो कौन से टाइप का है। तो यानी कि सबसे पहले जो 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 कूलिंग सिस्टम है वो है नेचुरल टाइप का, यानी कि प्राकृतिक रूप से शीतलित ट्रांसफॉर्मर, यानी कि ऐसे ट्रांसफॉर्मर जिनमें आर्टिफिशियल यानी कि ऐसा कोई उपयंत्र ना लगाया जाए जिसमें से वो उसके जो ट्रांसफॉर्मर का जो भाग होते हैं, पार्ट्स होते हैं, ऑयल होता है, उसको ठंडा किया जा सके। तो उसमें व्यवस्थाएं ऐसी होती है जो प्राकृतिक रूप से वो ऑटोमेटिक यानी कि अपने आप वो ठंडा होता रहे। तो यानी कि जो नेचुरली कूल्ड जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं उनमें जो क्रॉड ली जाती है, यानी कि जो उसका जो टैंक लिया जाता है, तो उसके लिए जो क्रॉड ली जाती है उसमें टैंक जो बनाया जाता है वो ऐसे बेस पे बनाया जाता है, ऐसे आधार से बनाया जाता है, ऐसी शेप से बनाया जाता है ताकि उसमें डक्टिंग अधिकतम निकल जाए। और जब डक्टिंग जो निकालेंगे उस पे जब एयर आएगी यानी कि हवा जब उस पे टकराएगी तो हवा टकराने के कारण, अब इसका प्रोसेस ये समझाते हैं कि जैसे ही आपने वाइंडिंग स्थापित कर रखी है, जब आप इस पे लोड कनेक्ट करेंगे तो लोड कनेक्ट करने के कारण वाइंडिंग्स गर्म होंगी और वाइंडिंग्स गर्म होने के कारण ट्रांसफॉर्मर का जो ऑयल है वो गर्म होगा, यानी कि ट्रांसफॉर्मर ऑयल उस वाइंडिंग हीट को अपनी ओर संसेचित करेगा, यानी अपने में ऑब्जर्व करेगा। और दूसरा, जब उसमें कॉपर लॉस होगा पटलन क्रोड के अंदर, तो पटलन क्रोड भी गर्म होंगे और पटलन क्रोड किस में स्थित होती हैं, वो भी ऑयल में स्थित होती हैं। वाइंडिंग्स होती हैं वो भी ऑयल में स्थित होती हैं। जब दोनों भाग गर्म होंगे तो उन दोनों भागों की जो हीट है, उसका जो तापमान है, उसको कौन ग्रहण करेगा, ऑयल ग्रहण करेगा। तो ऑयल ग्रहण करेगा तो ऑयल गर्म होगा, और गर्म होने की स्थिति में जब ऑयल ऐसे पॉइंट पर जाने की जब कोशिश करेगा तो उस पॉइंट यानी कि अधिकतम तापमान को रोकने के लिए इसमें डक्टिंग की व्यवस्थाएं की जाती है, नलिकाओं की व्यवस्था की जाती है जिसमें से ऑयल प्रवाहित हो और ठंडी जो बाहर की हवा है वो उस नलिकाओं से टकराए, यानी कि डक्टिंग से टकराए और वो ऑयल ठंडा होता रहे और उसका प्रचलन बार बार से चलता रहे। तो इस प्रकार से इन प्रकार के जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं उनमें ये व्यवस्थाएं की जाती हैं। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जो नेचुरली कोल्ड जो ट्रांसफॉर्मर है, प्राकृतिक रूप से जो शीतलित ट्रांसफॉर्मर है, उनका प्रयोग कितनी क्षमता तक के ट्रांसफॉर्मरों में किया जाता है। तो इसमें आप बता सकते हैं कि जो 20 केवीए क्षमता तक के जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं, कितनी क्षमता तक, 20 केवीए यानी कि 20 किलोवोल्ट एम्पियर तक के जो क्षमता के ट्रांसफॉर्मर हैं, उनको प्राकृतिक रूप से शीतलित ट्रांसफॉर्मर की व्यवस्थाएं प्रदान की जाती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से इनको ठंडा किया जाता है। उसके बाद जो कूलिंग सिस्टम आता है वो आता है ऑयल सिस्टम, यानी कि तेल के द्वारा शीतलित ट्रांसफॉर्मर, यानी कि ऐसे ट्रांसफॉर्मर जिनमें भाई यहाँ पे तो आपने डक्टिंग की, डक्टिंग के माध्यम से जब हवा टकराएगी तो ऑयल ठंडा हो जाएगा। अब एक ऐसी व्यवस्थाएं की जाती है जिसमें ऑयल के माध्यम से क्या हो जाए, ट्रांसफॉर्मर ठंडा हो जाए। तो यानी कि इन प्रकार के जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो मान लो ये ट्रांसफॉर्मर है, ये पटलन क्रोड पर आपने वाइंडिंग स्थापित कर रखी है और इस तरीके से साइड में पाइप निकले होते हैं, ठीक है ना। ये पाइप साइड में निकले होते हैं जिनको विंग्स भी बोल सकते हैं। तो यानी कि जैसे ही आप इस ट्रांसफॉर्मर को लोड से जोड़ेंगे और लोड पर जोड़ने के कारण किसी भी मशीन को जब आप कार्य में लेंगे तो उसमें क्षतियां होंगी, और जब किसी भी मशीन में क्षति यानी कि लॉसेज होंगे तो उस मशीन का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो अधिक हो जाएगा। तो वही कार्य ट्रांसफॉर्मर में होता है कि जब आप इसको लोड से कनेक्ट करेंगे तो लोड से कनेक्ट करने के बाद इसमें लॉसेज होंगे, क्षतियां होंगी, उनके कारण जो कोर होती है, वाइंडिंग्स होती हैं, उनका तापमान बढ़ेगा और तापमान को जो ग्रहण करेगा वो कौन सा होता है, ऑयल होता है। यानी कि जब ऑयल गर्म होगा तो उसको एक अधिकतम टेम्परेचर से यानी कि जो अधिकतम उसका जो तापमान होता है उसको रोकने के लिए क्या व्यवस्था की जाती है,
कूलिंग सिस्टम की व्यवस्थाएं की जाती हैं। अब वो जो ऑयल है वो ठंडा कैसे होगा, तो यानी कि जैसे ही ऑयल गर्म होना स्टार्ट करेगा तो गर्म होने के बाद जो ऑयल है वो कहां चला जाएगा, इन पाइपों के माध्यम से बाहर चले जाएगा, यानी जो नलिका स्थापित कर रखी है, ये विंग्स स्थापित कर रखी है, इनमें चला जाएगा। जब ऑयल जो गर्म ऑयल है वो जब इन नलिकाओं में जाएगा तो जो बाहर की हवा है वो किससे टकराएगी, इन विंग्स से, यानी कि नलिकाओं से टकराएगी, और नलिकाओं से टकराने के बाद ऑयल क्या होगा, ठंडा होगा, और जब ऑयल ठंडा होगा तो वो वापस कहां जाएगा, टैंक में जाएगा, और जो मुख्य टैंक में ऑयल जाएगा तो टेम्परेचर ऑयल का कैसा कर देगा, कम कर देगा। तो यानी कि ये व्यवस्था, यानी कि ये जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यूअस चलती रहती है, और कंटिन्यूअस चलने के कारण ऑयल का जो तापमान है वो अधिकतम नहीं हो पाता। तो यानी कि जो ऑयल जो कूल्ड ट्रांसफॉर्मर है, तेल के द्वारा शीतलित जो ट्रांसफॉर्मर है, उनमें जो व्यवस्था की जाती है वो पहले टाइप की व्यवस्था ये होती है, यानी कि जिसमें जो विंग्स स्थापित कर दिए जाते हैं उनमें जो ऑयल बाहर जाएगा विंग्स में, नलिकाओं में, तो उसमें वायु जो एयर है, यानी कि बाहर एटमॉस्फेयर की जो हवा है वो इन विंग्स से टकराएगी और ऑयल को ठंडा करेगी, और ऑयल ठंडा होने के बाद किसमें जाएगा, मुख्य टैंक में जाएगा, और उस मुख्य टैंक का जो तापमान है वो अधिकतम नहीं हो पाएगा। तो ऐसी व्यवस्था है ऑयल जो ऑयल कूल्ड ट्रांसफॉर्मर उसमें की जाती है। दूसरा जो ट्रांसफॉर्मर का जो कूलिंग सिस्टम है वो आता है ऑयल ब्लास्ट कूलिंग सिस्टम। तो ऑयल ब्लास्ट कूलिंग सिस्टम में क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा ये मॉडिफाई करते हैं, एक ऐसा व्यवस्थाएं की जाती हैं, और जब ताकि जैसे उसमें एक्स्ट्रा भाग प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं रेडिएटर, जिसको रेडिएटर टैंक भी बोल सकते हैं। यानी कि रेडिएटर टैंक का जो प्रयोग करते हैं उसका केवल प्रयोजन ये होता है कि रेडिएटर में जो नलिकाएं होती है वो जो जोड़ी जाती है मुख्य टैंक से, यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि जैसे ही ट्रांसफॉर्मर को आप लोड से कनेक्ट करेंगे तो वाइंडिंग्स और कोर का तापमान बढ़ेगा, और वाइंडिंग्स कोर का तापमान बढ़ने के कारण ऑयल गर्म होगा, और ऑयल को अधिक तापमान पर नहीं पहुंचाने, उनको रोकने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, रेडिएटर का प्रयोग करेंगे। यानी कि जो ऑयल गर्म होगा वो रेडिएटर में आएगा, रेडिएटर में दो पंप स्थापित किए जाते हैं, एक तो वायु पंप जिसको एयर पंप बोलते हैं, और दूसरा होता है ऑयल पंप। तो जो एयर पंप होता है उसका केवल कार्य होता है रेडिएटर में, जो रेडिएटर के भाग में जो ऑयल आएगा उसमें सक्शन करना, यानी उसमें हवा प्रदान करना, और जब रेडिएटर में एयर पंप यानी कि हवा पंप हवा प्रदान करेगा तो हवा के माध्यम से जो रेडिएटर में ऑयल आया मुख्य टैंक से, तो उसको पंप जो हवा इसमें प्रवाहित कर रहा है वो उसको ठंडा करेगा, और जो ऑयल पंप है उसका कार्य है उस ठंडे जो ऑयल है जो रेडिएटर में स्थित है उसको वापस मुख्य टैंक में पहुंचाने का। तो ये प्रक्रिया जब लगातार चलती रहेगी तो लगातार चलने के कारण ये इस प्रक्रिया से ऑयल का मान कैसा रहेगा, अधिक तापमान पर नहीं पहुंच पाएगा, ट्रांसफॉर्मर आसानी से कार्य कर सकता है। यानी कि कोई भी मशीन हो अगर उसका टेम्परेचर यानी कि तापमान अधिकतम सीमा पर पहुंच जाए तो वो आसानी से या सरलता से कार्य नहीं कर सकती है। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो ऑयल ब्लास्ट प्रकार के जो ट्रांसफॉर्मर हैं उनका प्रयोग कितने केवीए तक किया जाता है, ठीक है ना, तो यानी कि जिन ट्रांसफॉर्मर की क्षमता 500 केवीए से ऊपर की है, कितने केवीए से, 500 केवीए से ऊपर की है, उन ट्रांसफॉर्मरों में ऑयल ब्लास्ट प्रकार की जो कूलिंग व्यवस्था यानी सिस्टम है या शीतलित जो व्यवस्था है वो की जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो ऑयल कूल्ड ट्रांसफॉर्मर है यानी कि ऑयल शीतलित जो ट्रांसफॉर्मर हैं उनमें दो प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती हैं। एक व्यवस्था ऐसी जिसमें विंग्स निकाले जाते हैं कि पाइप नलिकाएं जुड़ी होती हैं साइड में, और उनमें जब गर्म ऑयल होगा ट्रांसफॉर्मर का तो वो नलिकाओं में प्रवाहित होगा, हवा उन पे टकराएगी, ठंडा होगा और ठंडा होने के बाद मुख्य टैंक में प्रवाहित हो जाएगा। तो इस तरीके से बार बार जो प्रक्रिया होगी उसके द्वारा इसको संतुलित शीतलित किया जाता है। दूसरी अवस्था में ऑयल ब्लास्ट है, इसमें रेडिएटर टैंक का प्रयोग करते हैं। जब गर्म ऑयल रेडिएटर में आएगा हवा इससे टकराएगी और हवा टकराने के बाद ये ठंडा होगा, ऑयल पंप इसको वापस मुख्य टैंक में भेज देगा। तो ये प्रक्रिया जब बार बार चलती रहेगी तो जो ऑयल का जो टेम्परेचर है तापमान वो अधिकतम सीमा पर नहीं पहुंच पाएगा और आसानी से सरलता से ट्रांसफॉर्मर बिना किसी क्षति के, बिना किसी कम दक्षता के
यानी कि कार्य करता रहेगा। तो इस प्रकार से जो व्यवस्था की जाती है वो कूलिंग सिस्टम की होती है। अगला जो स्टेप आता है वो आता है जल के द्वारा शीतलित ट्रांसफॉर्मर। यानी कि पहली अवस्था में नेचुरल कूलिंग सिस्टम था, दूसरी अवस्था में ऑयल कूलिंग सिस्टम था, और तीसरी जो व्यवस्था की जाती है वो की जाती है वाटर कूल्ड सिस्टम की। अब वाटर कूल्ड सिस्टम की जो व्यवस्था है वो कैसे की जाती है, ठीक है ना। तो यानी कि जो मुख्य टैंक होता है, मान लो ये कोई मुख्य टैंक है, आप इसमें वाइंडिंग स्थापित कर रखी है और पटलन प्रोड इसमें स्थापित है, ठीक है ना। तो यानी कि जब ट्रांसफॉर्मर का तापमान यानी कि उसका ऑयल का टेम्परेचर अधिक होने की कोशिश करेगा, तो उस अधिक तापमान को रोकने के लिए पानी के द्वारा इस ट्रांसफॉर्मर के तापमान को कम किया जा सकता है। अब बात यह आती है कि जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल होता है उसमें पानी आप मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर ऑयल होता है वो अचालक गुण का होता है, और आप जब उसमें पानी मिश्रित करेंगे तो उसमें चालकता बढ़ेगी, ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट होगा, ट्रांसफॉर्मर खराब हो जाएगा। तो उसी व्यवस्थाओं से बचने के लिए इसमें नलिकाएं प्रवाहित की जाती है। इस तरीके से इसमें नलिकाएं प्रवाहित की जाती हैं और उसका एक सिरा बाहर निकाल दिया जाता है। तो यानी कि इस तरीके से इसमें नलिकाएं जब स्थापित कर दी तो इसमें आप ये समझेंगे कि जैसे ही आप पानी इस नली के अंदर डालेंगे, तो जैसे ही ये पानी जो ठंडा आपने इसमें डाला तो ये कहा जाएगा मुख्य टैंक के अंदर प्रवाहित होगा, और जो पानी जो आपने इसमें ठंडा डाला वो इस गर्म जो ऑयल है यानी कि अधिक तापमान का जो ऑयल है उस तापमान को ये ठंडा पानी क्या करेगा, अपने में संचित करेगा, यानी कि उसको अपने में ग्रहण करेगा, और उस तापमान को संचित करने के बाद कहाँ निकाल देगा, दूसरे द्वार से यानी कि दूसरी जो सोर्स से बाहर निकाल देगा। तो इस तरीके से जो ऑयल का तापमान वो नियत बना रहता है, अधिक तापमान पर उसका पॉइंट नहीं पहुंच पाता है, ट्रांसफॉर्मर आसानी से कार्य कर सकता है। अब इसमें जो मुख्य बिंदु होता है वो ये होता है कि जो नली के जो पानी आप प्रवाहित कर रहे हैं उसका प्रेशर यानी उसका दाब मुख्य टैंक में स्थित ऑयल का दाब कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। पानी का ज्यादा ऑयल का कम होना चाहिए, ऑयल का ज्यादा पानी का कम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, तो यानी कि इसमें इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती है कि जो ऑयल का जो दाब है वो अधिक रखते हैं नलिका में जो पानी प्रवाहित हो रहा है उससे क्या एडवांटेज है, क्या लाभ है, उससे लाभ यह है कि किसी भी परिस्थिति में अगर पानी की जो नलिका है अगर वो कहीं से लीकेज कर जाए या उसका क्षरण हो जाए, तो ऑयल का तापमान अधिक होने के कारण, किसके कारण, ऑयल का तापमान ऑयल का जो दाब है, प्रेशर है, अधिक होने के कारण वो लीकेज जो पानी होने की कोशिश करेगा उस दाब के साथ उसको नहीं होने देगा और वो पानी कंटिन्यूस कहां निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यानी कि उसी कंडीशन में अगर इसका विपरीत कर दिया जाए, यानी कि पानी का जो दाब है वो अधिक कर दिया जाए, ऑयल का दाब कम कर दिया जाए, तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि जो नलिका अगर कहीं से लीक होगी तो वो लीक होने के कारण जब पानी का दाब अधिक है तो अधिक दाब होने के कारण क्या होगा, वो पानी कहां जाएगा, बाहर आ जाएगा, बाहर यानी कि मुख्य टैंक में आ जाएगा और वो पानी किसमें मिक्स हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मर ऑयल में। और जब ऑयल में पानी मिक्स हो जाएगा तो उस अवस्था में चालकता बढ़ जाएगी और चालकता बढ़ने के कारण जो आपने प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग स्थापित कर रखी है वो क्या हो जाएंगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, यानी कि उनमें दोष पैदा हो जाएगा और दोष पैदा हो जाने के कारण ट्रांसफॉर्मर खराब हो जाएगा। इसीलिए इस जो ऑयल जो वाटर कूल्ड जो ट्रांसफॉर्मर है उसमें जो कूलिंग सिस्टम करता है वो पानी के द्वारा करता है, तो उसमें मुख्य बिंदु ये होता है कि जो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पानी और ऑयल में सर्वाधिक दाब किसका होता है, तो इसमें आपको ये बताना है कि जो आप पानी प्रवाहित नलिकाओं के द्वारा जो कर रहे हैं उसका दाब ऑयल जो दाब है मुख्य टैंक जो ऑयल इकट्ठा है जो स्टोरेज है उससे कम होता है, यानी कि पानी का दाब कम और ऑयल का दाब अधिक होता है। तो इस तरीके से इनमें व्यवस्थाएं की जाती है ताकि ट्रांसफॉर्मर आसानी से बिना किसी क्षति के कार्य सरलता से कर सके, ठीक है ना। तो इस तरीके से इनमें व्यवस्थाएं की जाती हैं। अब जो अंतिम जो व्यवस्था आती है वो आती है वायु दाब के द्वारा।
यानी कि एयर कूल्ड ट्रांसफॉर्मर, यानी कि आपने तीन प्रकार व्यवस्थाएं पढ़ी। पहली नेचुरल टाइप की, दूसरा ऑयल फील्ड जिसमें दो व्यवस्थाएं हमने पढ़ी, और उसके बाद आपने पढ़ा वाटर कोल्ड, ठीक है ना। अब उसके बाद जो अंतिम जो अवस्था पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वायु दाब के द्वारा, ठीक है ना। तो यानी कि मान लो कोई मुख्य टैंक है, आपने उसमें पटलन रोड स्थापित कर रखी है, ये आपने वाइंडिंग स्थापित कर रखी है, ठीक है ना। तो वही प्रक्रिया वही है कि ट्रांसफॉर्मर पे आप लोड लगाएंगे, उसको कार्य में लेंगे, वाइंडिंग्स को गर्म होंगी, गर्म होने का ऑयल गर्म होगा, ऑयल गर्म होगा तो उसमें क्षतियों का मान अधिक हो जाएगा, दक्षता कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो उन सब चीजों से बचने के लिए क्या करेंगे, तो उन सब चीजों से बचने के लिए इसमें फैन लगाए जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि पंखे लगाए जाते हैं, यानी कि पंखे लगाने के दौरान ये जो हवा है वो डक्टिंग के माध्यम से आर पार निकलती है, यानी कि जो डक्टिंग व्यवस्था की जाती है उससे टकराती है और हवा क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। और बाहर निकल जैसे ही हवा निकलेगी, जो हवा इसमें से संपर्क करते हुए निकलेगी, तो यानी कि मान लीजिए जो डक्टिंग आपने बना रखी है वो गर्म होगी, यानी कि उसकी सतह गर्म होगी, और सतह से हवा जब टकराएगी तो ठंडी हवा जब सतह से टकराएगी तो जो कोर है डक्टिंग की वो गर्म हवा कैसी है, ठंडी है, तो ठंडी हवा उस कोर को जो गर्म हीट है उसको अपने में सोख के कहा निकल जाएगी, आगे निकल जाएगी। और इसी के दौरान या इसी के पश्चात जो ऑयल है वो कैसा होता रहेगा, ठंडा होता रहेगा। तो इस प्रकार से जो दाब के साथ जो हवा प्रवाहित की जाती है उसके द्वारा ट्रांसफॉर्मर की पूरी व्यवस्था की जाती है, यानी कि ट्रांसफॉर्मर को ठंडा किया जाता है, ठीक है ना। तो यानी कि इस तरीके से जो ट्रांसफॉर्मर है वो प्रयोग में लिया जाता है। अब उसके बाद जो अगला पॉइंट है, अगला जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर का तेल, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल होता है वो कैसा होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे उसका प्रयोग करता है, उसमें सावधानी क्या अपनानी चाहिए, उसकी टेस्टिंग वगैरह, या उसका जो दिखने में कैसा होना चाहिए, उसकी विस्कोसिटी कैसी होनी चाहिए, या उसमें पीपीएम की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें अभी आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि जो ट्रांसफॉर्मर का जो ऑयल है, तेल है, वो विद्युत का चालक होता है या कुचालक होता है। तो सबसे पहले आप ये पढ़ेंगे कि जो ट्रांसफॉर्मर का जो ऑयल होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि जो ट्रांसफॉर्मर का जो ऑयल है, तेल है, वो कितने प्रकार का होता है, यानी कि जो ऑयल जो टाइप्स हैं वो कितने हैं, तो वो होती हैं दो प्रकार के, एक तो खनिज तेल और दूसरा सिंथेटिक तेल। यानी कि एक तो ऐसा जो नेचुरली तौर पे हमको मिले, और एक ऐसा जिसमें संशोधन करके उनको, यानी कि या तो संशोधन करके या एक से अधिक द्रवों को मिलाकर जो द्रव तैयार किया जाए, उस प्रकार का जो तेल होगा उसको सिंथेटिक तेल बोलेंगे, ठीक है ना। तो यानी कि जो खनिज तेल है वो पेट्रोलियम के शोधन के बाद प्राप्त किया जाता है। जो मिनरल ऑयल है वो कैसे प्राप्त किया जाता है, पेट्रोलियम जो पदार्थ होते हैं, यानी कि जो खनिजों के माध्यम से जो पेट्रोलियम पदार्थ निकलता है उसका जो संशोधन करते हैं, उसका जो क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं, वर्गीकरण करते हैं, तो उसके दौरान ये मिनरल ऑयल निकलता है जिसको खनिज तेल बोल रहे हैं, ठीक है ना। और इस खनिज तेल का जो प्रयोग है वो कम क्षमता के ट्रांसफॉर्मरों में किया जाता है, पहली बात। दूसरा जो सिंथेटिक ऑयल होता है, यानी कि जो एक तरह से आप आर्टिफिशियल बोल सकते हैं, यानी कि दो द्रवों से मिलाकर जब द्रव बनाया जाता है, ऑयल बनाया जाता है, उसको तैयार किया जाता है, तो उसको सिंथेटिक बोलते हैं। तो यानी कि जो सिंथेटिक ऑयल आप बनाते हैं ट्रांसफॉर्मर के लिए, वो कौन से द्रवों को मिलाकर बनाया जाता है, तो यानी कि जो सिंथेटिक ऑयल है वो सिलिकॉन प्लस हाइड्रोकार्बन, यानी कि दो प्रकार के द्रवों से बनाकर मिलाकर बनाया जाता है, एक तो सिलिकॉन और दूसरा हाइड्रोकार्बन,
यानी कि सिलिकॉन हाइड्रोकार्बन के जो द्रव हैं, लिक्विड हैं, उनको एक जगह स्थापित करके प्रोसेस में लाके उसको बनाया जाता है, जो कहलाता है सिंथेटिक ऑयल। और इन सिंथेटिक ऑयल का प्रयोग कहां किया जाता है? इन सिंथेटिक ऑयलों का प्रयोग ऐसे ट्रांसफॉर्मरों में किया जाता है जिनकी क्षमता अधिक हो, या उसके अलावा जो भूमिगत ट्रांसफॉर्मर होते हैं, भूमिगत ट्रांसफॉर्मर, भूमिगत का मतलब है अंडरग्राउंड। कौन से ट्रांसफॉर्मर? अंडरग्राउंड ट्रांसफॉर्मर। अब अंडरग्राउंड ट्रांसफॉर्मर कौन से होते हैं? यानी कि भूमिगत ट्रांसफॉर्मर परिणामित वो ट्रांसफॉर्मर होते हैं जो या तो खदानों में प्रयोग किए जाते हैं या सुरंग, जिसको टनल बोलते हैं, यानी कि या तो खदानों में या सुरंग, जिसको टनल बोल रहे हैं। तो यानी कि इस प्रकार के जो स्थान है वहां पर सिंथेटिक ऑयल टाइप के ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? तो उसके बाद जो पॉइंट आता है वो ये आता है, जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल है उसका मुख्य कार्य क्या है, कि जो ट्रांसफॉर्मर का जो मुख्य टैंक है उसमें ऑयल को भरा क्यों जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले बात ये आती है कि जो ट्रांसफॉर्मर का जो ऑयल है, तो उसका जो कार्य है वो ये होता है कि जब आप वाइंडिंग स्थापित करते हैं, मान लीजिए आपने 3 फेज की वाइंडिंग आपने किसी ट्रांसफॉर्मर में स्थापित की, ठीक है ना? जब आप उसमें सप्लाई देंगे और लोड लगाएंगे तो उसके दौरान 3 अलग अलग प्रकार के फेज अगर आप स्थापित करेंगे, तो स्थापित करने के कारण जो वाइंडिंग्स होती है वो अचालक युक्त तो होती हैं, पर फिर भी अगर अचालक हल्का विदीर्ण हो जाए तो उसमें अचालकता का जो काम करेगा वो कौन करेगा? ट्रांसफॉर्मर ऑयल करेगा। यानी कि इस आधार पे कह सकते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल है वो कैसा होता है? अचालक गुण रखने वाला होता है। कैसा होता है? अचालक गुण रखने वाला होता है, यानी कि वाइंडिंग्स में अचालकता प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पहला कार्य। दूसरा कार्य बोल सकते हैं कि जो पटलन क्रोड होती है, पटलन क्रोड मैंने पहली क्लास में भी आपको बताया था कि पटलन क्रोड है वो सिलिकॉन और नरम इस्पात से मिक्स करके बनाई जाती है, मिश्रित करके बनाई जाती है, और उन पर सेलेक्ट, जिसको वार्निश बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? वार्निश। और वार्निश को दूसरा नाम क्या देते हैं? सेलेक्ट। तो यानी कि सेलेक्ट या वार्निश से जब उसको कोटेड कर रहे हैं, उसको आलेपित कर रहे हैं और उनको रिपीट कर दिया जाता है एक ही स्थान पर, तो फिर भी उनमें एयर गैप स्थापित रह जाता है। यानी कि जो उनमें बीच में गैप अंतर रह जाता है, तो अंतर या एयर गैप रहने के कारण वो वाइब्रेशन करेंगी, और वाइब्रेशन करेंगी तो वो अधिकतम साउंड करेंगे, कि आवाज करेगी। तो उसी एयर गैप को समाप्त करने का काम भी कौन करता है? ऑयल करता है। यानी कि जो बीच पटलन क्रोडों के मध्य में जो एयर गैप बच जाता है, तो उस एयर गैप में कौन प्रवाहित हो जाता है? कौन भर जाता है? ये ट्रांसफॉर्मर का ऑयल भर जाता है, जिसके कारण वो वाइब्रेशन की जो व्यवधान वो कम हो जाए। तो ये काम भी किसका है? ऑयल का है। तीसरा, जो ऑयल आप इसमें प्रयोग कर रहे हैं उसका जो मुख्य कार्य है वो ये भी है कि जब आप ट्रांसफॉर्मर को कार्य में लेंगे, यानी कि लोड को उसको जोड़ेंगे, तो पटलन क्रोड और वाइंडिंग्स के अंदर लॉसेज होंगे, और लॉसेज होने के कारण वो ट्रांसफॉर्मर की जो वाइंडिंग्स और कोर वो गर्म होंगी, और गर्म होने के कारण उनको नियत बनाए रखने के लिए या उनको और अधिक तापमान पर नहीं जाने के लिए कौन बाध्य करता है? ट्रांसफॉर्मर ऑयल बाध्य करता है। यानी कि जो पटलन क्रोड और वाइंडिंग्स का जो तापमान है उसको कौन ग्रहण करता है? ट्रांसफॉर्मर का ऑयल ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से जो ट्रांसफॉर्मर का ऑयल है वो उसके अनेक कार्य हैं, यानी कि अचालकता प्रदान करता है, टेम्परेचर को अपने में समाहित करता है। तीसरा, जो पटलन क्रोड के बीच में एयर गैप बच जाता है, यानी कि हवा का जो अंतर या डिस्टेंस जो बच जाता है उसको भरने के लिए भी ऑयल का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से ऑयल के कार्य हो गए, इसका महत्व हो गया कि उसको प्रयोग किया जाता है। फिर आता है अच्छे ट्रांसफॉर्मर तेल के गुण, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मर का तेल है उसके क्या गुण होते हैं? मेरिट्स ऑफ गुड ट्रांसफॉर्मर ऑयल, जिसको एडवांटेज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एडवांटेज, यानी कि लाभ या मेरिट्स। ठीक है ना?
तो सबसे पहले बात ये आती है कि जो ट्रांसफॉर्मर का जो ऑयल है उसका सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, तो उसका सबसे पहला पॉइंट होता है कि वो उसका रूप कैसा है, वो दिखने में कैसा है। तो यानी कि जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल है वो साफ होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, यानी कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और घुलनशील से मुक्त होना चाहिए। जैसे जो तलछट होती है, यानी कि जब ऑयल जैसे मान लो आपने टैंक में प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद कुछ समय के बाद उसमें जो तली है मुख्य टैंक की, उसमें जो कचरा उसमें से बन के बैठ जाए, तो वो जो दोष है उस ऑयल में नहीं होना चाहिए। यानी कि जो तलछट है जिसको सेडिमेंट बोल सकते हैं, जो सेडिमेंट जो बैटरियों में भी होता है, यानी कि जो कचरा है वो तली में ना जमना चाहिए। तो इस प्रकार के गुण जो ट्रांसफॉर्मर में आप ऑयल प्रयोग करें उसमें होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद उसकी डेंसिटी पढ़ते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मर का ऑयल होता है उसकी डेंसिटी कितनी होनी चाहिए। तो यानी कि उसकी जो घनत्व है वो होना चाहिए 0.89 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 27 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना। तो यानी कि जो उसका घनत्व है, डेंसिटी है, वो 27 डिग्री सेल्सियस पे कितना होना चाहिए? 0.89 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। क्या होना चाहिए? 0.89 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 27 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना। तो उसके बाद बात करते हैं गतिक श्यानता की, यानी कि विस्कोसिटी की, ठीक है ना। तो विस्कोसिटी जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल की है वो कितनी होनी चाहिए? यानी कि इसकी विस्कोसिटी होती है 27 CST। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 27 डिग्री सेल्सियस पर। यानी कि इसकी जो काइनेटिक जो विस्कोसिटी होती है वो होती है 27 डिग्री सेल्सियस पर 27 CST, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मर का ये भी गुण उसमें स्थापित होना चाहिए। उसके बाद इसका पढ़ते हैं अंतरफेसियल टेंशन, अंतःपृष्ठीय तनाव। तो अंतःपृष्ठीय तनाव इस ऑयल का 0.04 न्यूटन मीटर, 0.04 न्यूटन मीटर होना चाहिए। वो भी कितने डिग्री सेल्सियस पर? 27 डिग्री सेल्सियस पर। कितना डिग्री सेल्सियस पर? 27 डिग्री सेल्सियस पर इंटरफेसियल टेंशन जिसको बोलते हैं अंतःपृष्ठीय तनाव। तो यानी कि जो अंतःपृष्ठीय तनाव का जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है, वो 27 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होनी चाहिए? 0.04 न्यूटन मीटर, ठीक है ना। उसके बाद आता है प्योर पॉइंट, यानी कि बहाव बिंदु। तो बहाव बिंदु है वो अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस पर ट्रांसफॉर्मर तेल का या ट्रांसफॉर्मर ऑयल का होना चाहिए? तो यानी कि जो बहाव बिंदु है वो अधिकतम जो होगा वो 9 डिग्री सेल्सियस पर होना चाहिए। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 9 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना। फिर आता है प्लस पॉइंट, जिसको दमक बिंदु भी बोलते हैं। प्लस पॉइंट, प्लस या दमक बिंदु। तो प्लस या दमक बिंदु ट्रांसफॉर्मर ऑयल का कितना होना चाहिए, ठीक है ना। तो यानी कि दमक या जो प्लस पॉइंट है वो ट्रांसफॉर्मर का होना चाहिए 140 डिग्री सेल्सियस। कितना होना चाहिए? 140 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आता है अम्लीयता का उदासीनीकरण, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल है उसमें जो उसकी एसिडिटी है उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, यानी कि उसका जो अम्लीयता का मान है वो कितना होना चाहिए। तो वो होता है 0.003 मिलीग्राम KOH, मिलीग्राम KOH। तो यानी कि उसकी जो अम्लीयता है, ट्रांसफॉर्मर तेल की जो अम्लीयता है, एसिडिटी है, वो 0.003 मिलीग्राम KOH होना चाहिए। इससे कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि उसकी जो अम्लीयता है वो 0.003 मिलीग्राम
KOH से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब KOH को क्या बोलते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यानी कि जो उसकी एसिडिटी है, उसकी जो अम्लीयत है ट्रांसफॉर्मर तेल की, वो 0.003 मिलीग्राम KOH से कम नहीं होनी चाहिए। और KOH को क्या बोलते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है ना। दूसरा, जो ट्रांसफॉर्मर में जो कॉपर वाइंडिंग आप प्रयोग कर रहे हैं, तो कॉपर वाइंडिंग का ये क्षरण नहीं करना चाहिए, संक्षरण नहीं करना चाहिए। तो यानी कि ऐसा ऑयल नहीं होना चाहिए जिसके कारण पटलन क्रोड होती हैं, वाइंडिंग्स होती है, उनमें किसी भी प्रकार का कोई संचारण उपस्थित ना हो, उनमें किसी भी प्रकार की कोई जंग स्थापित ना हो सके। तो ऐसी गुण या ऐसे उपबंध इस प्रकार के ऑयल में होने चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं कि इसका विशिष्ट प्रतिरोध। तो यानी कि जो ट्रांसफॉर्मर जो ऑयल होता है, उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो 500 इंटू 12 की पावर 12, 500 इंटू 12 की पावर 12 ओम प्रति सेंटीमीटर होना चाहिए। ओम सेंटीमीटर होना चाहिए। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो यानी कि इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो मान है वो 25 डिग्री सेल्सियस पर कितना होना चाहिए? 500 इंटू 12 की पावर 12 ओम सेंटीमीटर। ठीक है ना। दूसरा, अगर टेम्परेचर का मान 90 डिग्री सेल्सियस है, तो 90 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध का मान है वो हो सकता है 30 इंटू 10 की पावर 12 ओम सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो ये आप नोट भी कर सकते हैं कि अगर ट्रांसफॉर्मर जो तेल है, ऑयल है, उसका विशिष्ट प्रतिरोध अगर ज्ञात करना चाहें तो उस विशिष्ट प्रतिरोध की जो वैल्यू है 25 डिग्री सेल्सियस पर 500 इंटू 12 की पावर 12 ओम सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस है तो उसमें 30 इंटू 10 की पावर 12 ओम सेंटीमीटर हो सकती है। ठीक है ना। तो ये वैल्यू ट्रांसफॉर्मर का जो विशिष्ट प्रतिरोध है, स्पेसिफिक प्रतिरोध है, जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो जो गणना है वो इनसे अधिक या कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद पढ़ते हैं अपन पानी की मात्रा, वाटर कंटेंट। ठीक है ना। तो यानी कि जो पानी की मात्रा है वो पहली अवस्था में तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यानी कि ट्रांसफॉर्मर जो ऑयल है उसमें किसी भी प्रकार की पानी की अवस्था नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें किसी कारणवश पानी की अवस्था होती है तो वो 50 ppm से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितनी मात्रा से अधिक नहीं होनी चाहिए? 50 ppm। ppm का मतलब क्या होता है? यानी कि अगर ट्रांसफॉर्मर का जो ऑयल है उसमें पानी की मात्रा अगर है भी, यानी कि पहली अवस्था में तो नहीं होना चाहिए, अगर किसी कारणवश है तो वो मात्रा कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? 50 ppm, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 50 ppm, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर एक बात आती है कि जो ऑक्सीकरण का स्थायित्व है, ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी है, वो तेल की कितनी होनी चाहिए। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो ट्रांसफॉर्मर का जो ऑयल प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें जो सेडिमेंट का जो काम है, तो सेडिमेंट का जो वेट है, अगर आपसे कहें कि 164 घंटे पर हम इसको जब प्रयोग कर रहे हैं तो 164 घंटे पर प्रयोग करने के बाद जो उसमें तलछट जमे, यानी कि जो कीचड़ का रूप ले, वो कितना ले, यानी कि जो टोटल उसका जो वेट है, टोटल उसकी ऑयल की जो क्वांटिटी है उसका कितना 0.1%। कितना हो सकता है? 0.1% हो सकता है। अब ये 0.1% जो राशि है वो किसके अनुसार है?
भार के अनुसार, किसके अनुसार, भार के अनुसार होती है। यानी कि 164 घंटे पर आपने जब उस ऑयल को प्रयोग कर लिया तो भार के अनुसार जो उसका जो कीचड़ का रूप बनेगा यानी कि तलछट जो जमेगी वो कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए, 0.1% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो ट्रांसफॉर्मर का जो ऑयल है उसके गुण होते हैं कि ट्रांसफॉर्मर ऑयल की जो सेडिमेंट है वो कैसा होना चाहिए, या उसका जो क्षारता है, विस्कोसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, या यानी कि उसका जो रूप है वो कैसा होना चाहिए, या उसका प्रयोग कैसे किया जाता है, उसमें तलछट कितनी से अधिक नहीं जमनी चाहिए, उसका 27 डिग्री सेल्सियस पर जो ये जो KOH का मान है वो कितना होना चाहिए, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मान कितना होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो सभी गुणों को जब पूरा करेगा तो वो ट्रांसफॉर्मर जो ऑयल है वो अच्छी गुणवत्ता का होगा, उच्च क्वालिटी का होगा, यानी कि हाई क्वालिटी का होगा, जिसका प्रयोग आसानी से आप किसी भी प्रकार के ट्रांसफॉर्मर में कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने जो आज पढ़ा कि ट्रांसफॉर्मर का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो वैल्यू निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, उसके बाद फेज के आधार पर आपने पढ़ा कि सिंगल फेज, थ्री फेज, उनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, किस रूप में किया जाता है। तीसरा आपने कूलिंग सिस्टम पढ़ा कि जो कूलिंग सिस्टम है वो कितने प्रकार के होते हैं और कितने प्रकार के द्वारा उनको ठंडा किया जाता है। उसके बाद आपने ट्रांसफॉर्मर का तेल पढ़ा यानी ऑयल, और ऑयल के क्या क्या गुण होने चाहिए, तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी। ठीक है ना। तो धन्यवाद। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें आप ट्रांसफॉर्मर का जो टाइप पढ़ेंगे वो इंस्ट्रूमेंट प्रकार के पढ़ेंगे, जिनमें ऑटो ट्रांसफॉर्मर है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर के बाद इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट में भी दो प्रकार के हैं, जिसमें करंट ट्रांसफॉर्मर और पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। इस प्रकार से अनेक ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे। उसके बाद उसमें जो कनेक्शन है कि थ्री फेज वाइंडिंग प्राइमरी सेकेंडरी के बीच में अगर आपको पावर अधिक चाहिए, पावर कम चाहिए, वोल्टेज अप चाहिए, वोल्टेज डाउन चाहिए, तो कौन कौन से कनेक्शन उनमें स्थापित किए जाते हैं, तो ये सारी चीजें बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद।